हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 5 में सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक कुछ ऐसे रिलेशंस के बारे में बात की गई है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखते हैं और इसीलिए इसकी जो हेडिंग है ना चैप्टर 5 की वो बताती है सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो कि ऑल दो कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरीके से नहीं हैं, वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पर फिर भी कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा भी है इनमें जो कॉन्ट्रैक्ट से मैच करता है। ये क्यों क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स या स्यूडो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? क्योंकि ये ना ही पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डलते हैं, ना ही पूरी तरीके से लॉ ऑफ टॉर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक रेमेडी होती है ना वो क्या होती है? रेस्टिट्यूशन होती है, यानी कि जो चीज़ खो दी गई है वो वापस मिल जाए आपको। ये क्यों कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से मैच करते हैं? क्योंकि ऑल दो कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक एसेंशियल्स होते हैं जैसे कि कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज हुआ या फ्री कंसेंट हुआ, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हो सकता है इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको दिखाई ना दें, या फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और फिर एग्रीमेंट, इस तरीके की भी बेसिक एसेंशियल्स आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन फिर भी वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में इसीलिए फॉल करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो एक व्यक्ति ने किसी तरीके से कोई बेनिफिट उठाया है वो बेनिफिट ऐसा है जो अनजस्ट है, जो अनफेयर है, जिसके लिए वो व्यक्ति एंटाइटल्ड नहीं था। और ये जो बेनिफिट सामने वाले ने उठाया है वो किस तरीके से उठाया है? दूसरे व्यक्ति के लॉस पर उठाया है। यानी कि जब एक व्यक्ति को कोई बेनिफिट हुआ ना तो दूसरे व्यक्ति को लॉस भी हुआ। तो इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट बनाया गया और साथ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिक्विडेटेड डैमेजेस की भी बात होती है, यानी कि जो रिकवरी होती है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस या लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी के रिस्पेक्ट में ही होती है। सो बेसिकली जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है और अनजस्ट एनरिचमेंट एक इक्विटी का बेसिक प्रिंसिपल है जो ये कहता है दैट नो वन शुड गेन एट द लॉस ऑफ अनदर और नो वन शुड हैव अनजस्ट बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर पर्सन। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो हम अलग अलग सिचुएशंस में देखेंगे कि कौन सी सिचुएशंस हैं जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन उससे पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से एसेंशियल्स हैं जो हमें फुलफिल करने होंगे हर सिचुएशन में। तो पहली सिचुएशन क्या है कि पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पर डिफेंडेंट ने कोई भी बेनिफिट उठाया है और ये बेनिफिट ऐसा उठाया है जहां पर प्लेंटिफ को कोई लॉस हुआ है या फिर एट द एक्सपेंस ऑफ प्लेंटिफ उसका कुछ खर्चा हुआ है या उसके द्वारा ही कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है। और यहाँ पे जो डिफेंडेंट ने कोई चीज़ को रखा अपने पास में, अपने आप को उस बेनिफिट को जो उसने उठाया है वो ऐसा था जो अनजस्ट था, जो अनफेयर था, जिसको वापस लौटाने का ऑब्लिगेशन या ड्यूटी बनती थी इस डिफेंडेंट की। तो ये तीन कंडीशंस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की हर सिचुएशन में कवर होनी चाहिए। नाउ देखते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 5 सिचुएशंस लिखी हैं। इन 5 सिचुएशंस में से इस वीडियो में मैं फोकस करूँगी नेसेसरीज के ऊपर। तो हम नेसेसरीज पर आ जाते हैं और बाकी की जो 4 सिचुएशंस हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। जो पहली सिचुएशन है नेसेसरीज का कंसेप्ट सेक्शन 68 में आता है। तो नेसेसरीज के केस में कैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो पहली चीज तो ये है कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो इनकेपेबल या इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, इनकॉम्पिटेंट है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है? जैसे कि माइनर हो सकता है या फिर अनसाउंड पर्सन हो सकता है
या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन भी हो सकता है। तो ये जो जितने भी जो कैटेगरीज हमने बताई, ये व्यक्ति या फिर इनके कोई डिपेंडेंट्स, इनके डिपेंडेंट्स कौन होंगे? इनके बीवी बच्चे। तो अगर ये इनकॉम्पिटेंट लोग या फिर इनके डिपेंडेंट्स को एक व्यक्ति ने कुछ नेसेसरीज सप्लाई करी, नेसेसरीज का क्या मतलब होता है? आवश्यकताएं, बेसिक नेसेसिटी की बात करते हैं ना, कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो नेसेसरीज है ना, ये अगर एक दूसरे व्यक्ति ने सप्लाई कर दी इस इनकॉम्पिटेंट पर्सन को या फिर इसके डिपेंडेंट्स को, और ये नेसेसरीज किस तरीके की हैं? जो कि उसकी लाइफ की कंडीशन के हिसाब से सही बैठती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज करो कि अगर एक व्यक्ति जो किसी माइनर को अगर नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहा है, सपोज करो कपड़े प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर ये माइनर है, वो सपोज करो 1,000 रुपये की टी शर्ट पहनता है, तो अब ये नहीं है कि आप 20,000 की टी शर्ट उसको देंगे। 20,000 अब क्योंकि आपने तो नेसेसरीज का कंसेप्ट पढ़ लिया, तो आप कहेंगे मैं तो कोर्ट में वापस से रिम्बर्स करवा लूँगा। नो, आपको ये भी देखना है कि उस व्यक्ति की कंडीशंस ऑफ लाइफ के हिसाब से क्या जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो सूटेबल है या नहीं है। और तो इसमें एजुकेशनल बेनिफिट्स भी आते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है वो अपने आप को नहीं सस्टेन कर सकता, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, तो उस केस में किसी और ने, जिसकी बेशक ऑब्लिगेशन नहीं बनती थी लॉ में, लेकिन फिर भी उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है ना यहाँ पर, इसीलिए फिर ये व्यक्ति जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो एंटाइटल्ड हो जाता है उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए, रिम्बर्स करवाने के लिए, जो उसने इस इनकॉम्पिटेंट पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट किया था। साथ में ये भी याद रखिएगा कि जो भी रिम्बर्समेंट करवाना है इस व्यक्ति को, यानी कि प्लेंटिफ को, वो सिर्फ उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन की एस्टेट से या फिर प्रॉपर्टी से ही रिकवर करवा सकता है। वो उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन को पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक माइनर को 1,000 रुपए की टी शर्ट्स सप्लाई करी या फिर उसको खाना पानी, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को भी मेंटेन, उनको भी उनका भी ध्यान रखने की वजह से अब कल को आप कहें कि मैंने उसके ऊपर 15 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, अब मैं चाहता हूं कि आज जूते पॉलिश करे और किसी दुकान में काम करे, तभी मैं उससे उस बेसिस पर ही वो मुझे पैसे जितने मैंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किए हैं वो मुझे वापस ला कर दे। ऐसा नहीं है। पर्सनली लायबल का मतलब ये नहीं है। आपको उस व्यक्ति, उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन की प्रॉपर्टी से रिकवरी की एंटाइटलमेंट या राइट मिली है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ना कि उस व्यक्ति को पर्सनली लायबल ठहराने के लिए। सो देयरफॉर नेसेसरीज का अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप पहली चीज तो ये लिखेंगे कि नेसेसरीज क्या होती हैं। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में फॉल करता है, चैप्टर 5 में, सेक्शन 68 में। दूसरी चीज बताएंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो कि स्यूडो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे दिखते हैं पर वो एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एसेंशियल्स होते हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं। फिर आप सेक्शन 68 के इंग्रेडिएंट्स बताएंगे और उसमें बताएंगे कि पहली चीज कि एक व्यक्ति जो कि इनकेपेबल और इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई उसका डिपेंडेंट है जिसको कि नेसेसरीज सप्लाई की गई हैं दूसरे व्यक्ति के द्वारा, और वो नेसेसरीज ऐसी हैं जो कि उसकी कंडीशन ऑफ लाइफ के हिसाब से सूटेबल हैं, तो फिर जिस व्यक्ति ने ये ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है वो व्यक्ति रीइंबर्समेंट के लिए एंटाइटल्ड है। कहाँ से एंटाइटल्ड है? फ्रॉम द एस्टेट ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी से वो अपना रीइंबर्समेंट करवा सकता है। अगर आपने किसी नेसेसरीज के पॉइंट में ये सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, आपका आंसर कंप्लीट होगा। आई होप आपको नेसेसरीज का कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।